May I come in, sir? आइए Good morning, all of you. बैठे। Thank you, sir. आपका नाम सर बोबिल कुमार। और आपका बायोडाटा क्या है बता जाइए थोड़ा सा। सर मैंने इंजीनियरिंग किया है और सर उसके बाद में LL किस ट्रेड से? सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, और मैंने बैचलर ऑफ लॉ भी किया है सर LLB फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इन 2019 सर। मतलब आप ग्रेजुएट हैं जी सर। और आपने ले लिया है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन। जी सर। ऐसा क्यों किया आपने? सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में सर मेरा जो इंटरेस्ट था उसी की वजह से सर मैंने पॉलिटिकल साइंस लिया था। और सर नहीं, इंटरेस्ट था तो आप बीटेक क्यों कर लिए? सर दैट आफ्टर इंटर सर मैंने मतलब मेरा इंजीनियरिंग की तरफ जो अट्रैक्शन था सर उसी वजह से मैंने किया। नहीं तो आपको उसी दिशा में कोई नौकरी खोजना चाहिए था। जी सर। मैं सर स्टार्टिंग में मैं गया था सर, मैंने जॉब भी ज्वाइन किया था तो सर सम एक्सीडेंट हैपन टू मी, तो मैं 2-3 साल सर उस टाइम पे मैं फिर जॉब नहीं कर पाया और हॉस्पिटलाइज था सर। तो उसकी वजह से मैंने फिर सर जब प्रिपरेशन स्टार्ट किया सिविल सर्विस का तो तब मैंने सर स्ट्रीम चेंज किया था। मुझे 2-3 साल सर वो गैप लगा था। अच्छा, तो आप बागपत से हैं? जी सर। बागपत का मेरठ से क्या संबंध है? सर बागपत पहले मेरठ का ही पार्ट था सर, 1997 में उसको अलग डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया था सर। तो जो पहले सर महाभारत काल में अगर देखें तो ये सब रीजन कुरुक्षेत्र जो है सर उसकी जो राजधानी हस्तिनापुर है उसी के अंडर में सर ये सारा आता था, मेरठ और बागपत तो दोनों। उसमें कितनी तहसीलें हैं? सर तहसीलें 3 तहसील है सर। आप लोगों ने लोकदल को हरा क्यों दिया? सर लोकदल को हराने का ऐसा कोई बेसिक रीजन नहीं है सर। शायद जो वहाँ की पॉपुलेशन है सर वो न्यू चेंजेस चाह रही थी सर। और दूसरा सर इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा इशू था 2014 में स्पेशली सर। वहाँ पे एक जो मेन उनका इशू था सर, एक वहाँ पे स्टेट हाईवे था और वो पिछले 15-20 साल से नहीं बना था। आई थिंक ये मेन रीजन था सर वहाँ पे। किसान आंदोलन को भी काफ़ी समर्थन वहाँ से मिला था जी सर। और चुनाव में उसका उल्टा हो गया। जी सर। तो आपने इसमें पढ़ा क्या है पॉलिटिकल साइंस में, क्या क्या टॉपिक है? सर टॉपिक फिलोसोफर मैंने पढ़े हैं और मैंने आइडियोलॉजी पढ़ी है, डिफरेंट आइडियोलॉजी सर। और सर मैंने IR पोर्शन पढ़ा है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी पढ़ी है। और सर इसमें और बाकी सारी चीज़ इंडिया का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पढ़ा है सर। पार्लियामेंट और हमारी स्टेट लेजिस्लेचर, उनकी फंक्शनिंग, स्टेट सेंटर रिलेशनशिप पढ़े हैं सर। और सर मैंने अच्छा, आपने चौथा पेपर एथिक्स का दिया होगा? व्हाट सर? जनरल स्टडीज में हाँ जी, हाँ जी। फोर्थ पेपर जी सर। एथिक्स का रहा जी होगा। सर, एथिक्स। एक कंट्रोवर्सी है, जी सर। डज द एंड जस्टिफाई द मीन्स? यस क्या सर। साध्य साधन के औचित्य का प्रमाण है? नहीं सर, मेरे हिसाब से एंड कभी भी जस्टिफाई नहीं करते मीन्स को। अगर मीन्स इलीगल है, अनएथिकल है तो एंड हमारा कुछ भी हो सर, बट वो सस्टेन नहीं करेगा सर। जैसे हमारे सर हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में भी हमने देखा कि जो बाकी कंट्री है जिन्हें इंस्टेंट वॉयलेंट जो स्ट्रगल से जिनको आज़ादी मिल गई थी या फिर इलीगल मीन्स से किसी को आज़ादी मिल गई थी, तो वो कंट्री सस्टेन नहीं कर पाई है। और हमने जो लीगल मीन्स लिए और जो हमने पीसफुल मूवमेंट रखा उससे जो हमें आज़ादी मिली है, तो हमारी कंट्री ज़्यादा सस्टेनेबल है। और कुछ आइडियोलॉजीज हैं जी सर। जो इसका उत्तर यस में देते हैं। जी सर। कौन कौन है? सर पर्टिकुलर अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट टेलियोलॉजिकल, दैट इज़ कॉल्ड टेलियोलॉजिकल सर, उसके अंदर में कुछ है सर। बट जैसे मार्क्सिस्ट हैं, जी सर, मार्क्सिस्ट, एनार्किस्ट हैं, यस सर, फासिस्ट हैं। यस सर, फासिस्ट। इन लोगों ने माना जी सर। कि ये गुड एंड यस सर, जस्टिफाई। मे अचीव बाय बैड मीन्स। यस सर। तो इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? सर मैं कार्ल मार्क्स और फासिज्म से सहमत नहीं हूँ सर। उनके जो डायग्नोसिस था उनका मार्क्सिज्म का वो ठीक था, बट सर जो उन्होंने पाथ बताया था वोलेंट, उससे मैं सहमत नहीं हूँ सर। और फासिज्म को मैं डिनाई करता हूँ सर कि वो एकदम एक्सट्रीम आइडियोलॉजी है और वो टोटली कंट्रोल चाहती है लोगों पे, उनके हर वॉक ऑफ लाइफ पे। अच्छा, इंडिविजुअल और स्टेट में रिलेशन क्या है? सर इंडिविजुअल एंड स्टेट में रिलेशन सर एक सिटीजनशिप का रिलेशन है। सो सर उसमें इंडिविजुअल की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ उन्हें राइट्स मिले हुए हैं, और ऐसे ही स्टेट की भी कुछ ओब्लिगेशंस है
और कुछ स्टेट की ड्यूटीज़ है सर। नहीं नहीं, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें? सिटीजनशिप एक तो हो गया सर, और दूसरा प्रोटेक्शन ऑफ इंडिविजुअल इज आल्सो। अकॉर्डिंग टू सर्टेन आइडियोलॉजीज, सर उसके हिसाब से बताइए। आप पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, जी आप सर। तो बिल्कुल सामान्य सा उत्तर दे रहे हैं। नहीं सर, स्टेट के रिलेशन में कई सारी थ्योरीज है सर, जैसे ऑर्गेनिक थ्योरी ऑफ स्टेट है सर। मतलब व्यक्ति पहले है या राज्य पहले है? सर ये डिफरेंट व्यक्ति राज्य के लिए है या राज्य व्यक्ति के लिए? सर इंडिविजुअलिस्ट थ्योरी जो है, जो लिबरलिज्म के अंडर आती है, वो कहती है कि इंडिविजुअल पहले है, और जो सोशलिज्म थ्योरी है वो कहती है कि सोसाइटी मीन्स स्टेट पहले है इंडिविजुअल के सर। और गांधी जी क्या कहते हैं? सर गांधी जी के हिसाब से इंडिविजुअल की एक उनकी सर मतलब एक यूनिक आइडियोलॉजी है उनकी, जिसमें वे ये बोलते हैं कि जो इंडिविजुअल है वो तो राजनीति की दृष्टि से उनको क्या कहेंगे आप, गांधी जी को? सर गांधीज आइडियोलॉजी बोला जाता है सर, उनकी आइडियोलॉजी गांधीज। नहीं, क्या नाम देंगे उसको? सर आई डोंट नो दैट। फिलोसफिकल एनार्किस्ट, फिलोसफर, यस सर। दार्शनिक अराजकतावादी। जी सर। ये रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जी सर। बीच में उनके में कुछ संधियां हुई। जी सर। किस लिए, किस संदर्भ में? सर अभी एक वीट से रिलेटेड हुआ है कि वो जो एक्सपोर्ट है वीट का वो अलाउ करेंगे, और एक उन्होंने बीच में मतलब एक समझौता ऐसा किया है, बट सर अभी शायद पिछले 1-2 दिन में उसका भी वॉयलेशन हुआ है। तो ये एक ही जो संधि हुई है सर, जो यूक्रेन और रशिया के बीच में हुई है सर, जो बायलैटरल दोनों की हुई है। कहो तो किसका एस्पेक्ट जायज है? जी सर, तो मुझे लगता है रशिया काफ़ी हद तक इसके लिए जिम्मेदार है, और अभी जो पीस ट्रीटी है होना चाहिए दोनों के बीच में, डिप्लोमेटिक वे से सर रिजोल्यूशन होना चाहिए प्रॉब्लम का। तो इस वार के लिए यूक्रेन जिम्मेदार नहीं है? सर यूक्रेन जिम्मेदार है, जो कंडीशंस आई है उसके लिए है सर, जो यूक्रेन नेटो का मेंबर बनना चाह रहा था, और जबकि पर सर हर कंट्री मेरे हिसाब से एक सोवरेन स्टेट है और वो अपने हिसाब से चूज़ कर सकती है, बट कुछ कंडीशंस ऐसी हुई, सिचुएशन ऐसी हुई जिससे रशिया का सिक्योरिटी थ्रेट हुआ, तो शायद उसकी वजह से। बॉबिल, इंडिया इस पूरे यूक्रेन और रशिया वॉर को देख रहा है। आप बता रहे थे जैसा कि रशिया ने कई जगहों पर जिस तरह से इन्वेजन किया है वो ठीक नहीं है, लेकिन इंडिया क्यों इतना हिचकिचा रहा है इस स्टेप के अगेंस्ट बोलने में? सर उसके 2 महत्वपूर्ण रीज़न है। पहला तो सर ये है कि हमारा जो रिलेशनशिप है रशिया के साथ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है सर, और जो हमारा रिलेशन, अगर हम कुछ ऐसा स्टेप लेते हैं जिससे कि रशिया को या फिर कुछ हमारी दोनों कंट्री जो अपार्ट जाती हैं और थोड़ा मतलब डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं, तो ये सर हमारा रिलेशनशिप को वीक करेगा। और दूसरी चीज़ सर ये भी है कि रशिया, चाइना और अभी सर पाकिस्तान भी, ये एक एक्सिस क्रिएट होता जा रहा है। रशिया जो है मिलिट्री ऑपरेशन भी, जो बायलैटरल सर एक्सरसाइज भी कर रही है पाकिस्तान के साथ में। तो अगर हम सर ओपनली इसको क्रिटिसाइज करेंगे तो ये एक एक्सिस हमारे अगेंस्ट आ जाएगा, और दोनों पाकिस्तान और चाइना हमारे बॉर्डर पे है सर, तो एक काफ़ी बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट रहेगा, और रशिया से हमें फिर एक न्यूट्रल जो स्टैंड मिलना था वो नहीं मिलेगा, और रशिया में अलाइन विद चाइना सर। तो अभी आपके हिसाब से आपकी क्या राय है, इंडिया ठीक कर रहा है या गलत कर हाँ रहा है? सर, ये वेट एंड वॉच की जो आपने पोजीशन, 2 तर्क दिए। पहला तर्क जो है वो ये बताता है कि इंडिया को एक लस्ट है कि रशिया से पुरानी दोस्ती न टूट जाए, ठीक है, और दूसरा या फिर डर है? सर वो मेरे हिसाब से लस्ट और डर दोनों में से कुछ नहीं है वो सर, क्योंकि रशिया हमारा जो मिलिट्री इंपोर्ट है वो मेजर पोर्शन रशिया से आता है सर, तो वो एक रीजन वो है सर। ठीक और है। दूसरी चीज़ सर ये जो मैंने बोला कि चाइना और पाकिस्तान दोनों एनिमी नेशन है और बॉर्डर पे है सर, तो वहाँ पे भी हमें रशिया का जो है न्यूट्रल स्टैंड चाहिए सर, अगर फ्यूचर में कुछ ऐसा थ्रेट आता है, या फिर हमारी साइड रशिया। तो इस तरह के जब वाक़ये होंगे पूरे दुनिया में, और इंडिया की एक छवि रही है कि वो जहाँ गलत होगा उसके विपक्ष में खड़ा होगा, अपना स्टैंड क्लियर करेगा, क्या भारत की नीतियाँ इस संदर्भ में बदलती हुई हैं या शुरू से इस तरीके की? सर हमने काफ़ी टाइम काफ़ी जो इंस्टेंस हुई है उनमें हमने इस टाइप के कोई डिसीजन लिए जहाँ पे हमें अपना स्ट्रेटेजिक, अगर हमें अपना पॉइंट रखना है या फिर हमें अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, तो हमने ऐसे कदम लिए।
और अभी भी सर मुझे ऐसा लगता है यूक्रेन क्राइसिस में भी हमने ह्यूमैनिटेरियन एड यूक्रेन को दिया है, और उसके साथ साथ में जो मल्टीलैटरल फोरम है उन पे प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर ने डिप्लोमेटिकली रिजोल्व करने के लिए दोनों कंट्री को भी बोला है कि ये, और इंडिया अगर फ्यूचर में सर ऐसी कोई सर्कमस्टेंसेस बनती है तो इंडिया मीडिएट भी कर सकती है, क्योंकि इंडिया एक न्यूट्रल कंट्री है और जो उसकी इंडिया की इमेज है वो काफ़ी अच्छी है विश्व में। ठीक है, राज्यपाल और जब राष्ट्रपति की शक्तियों की बात आती है जी सर। तो राज्यपाल की शक्तियाँ ज़्यादा दिखती हैं राष्ट्रपति से, संविधान में कहीं आपको ऐसा नज़र आता है? हाँ सर, कुछ और ऐसी डिस्क्रिशनरी। क्या वजहें रही होंगी कि संविधान सभा ने जी सर। इस तरह का निर्णय लिया होगा? सर क्योंकि जो स्वतंत्रता के बाद में सर हमारे पास कई सारे ऐसे अ, उस टाइम पे मूवमेंट भी चल रहे थे अलग अलग स्टेट फॉर्मेशन के, कई सारे सर जो बॉर्डर स्टेट है वहाँ पे भी इंसर्जेंसी थी काफ़ी, तो उसी वजह से सर कुछ पावर्स, डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है गवर्नर को, ताकि हम जो अपनी कंट्री है उसकी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी को बनाए रखें सर। तो ये सर एक मेन रीज़न है कि हमने गवर्नर के को कुछ एक्स्ट्रा पावर्स दी गई हैं सर। क्या क्या हैं एक्स्ट्रा पावर्स? सर जैसे कि गवर्नर बिल को रिजर्व कर सकते हैं, कोई भी बिल को वो जो पास किया है लेजिस्लेटिव असेंबली ने स्टेट की, तो वो उनको सर रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए, और वो रिकन्सिडरेशन के लिए सर वो उनको भेज सकते हैं। दूसरा सर कुछ स्टेट है जैसे नागालैंड हो गया सर, और बाकी कर्नाटका में भी, और कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे सर गवर्नर को ज़्यादा पावर दी गई है सर। और जो सर हम शेड्यूल जो ट्राइबल एरियाज़ होते हैं सर, और जो शेड्यूल्ड एरियाज़ होते हैं उनमें भी सर जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के रिगार्डिंग भी गवर्नर की कुछ पावर्स है सर। और कुछ पावर्स छूट भी रहे हैं आपसे? सर मे भी सर रिकॉल नहीं हो रहा होगा। ठीक है, अभी एक्सप्रेसवे का नेटवर्क उत्तर प्रदेश में किस तरीके का है? सर अभी पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा नेटवर्क हुआ है एक्सप्रेसवे का। अभी हमने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन भी हुआ सर। अभी फ्यूचर में गंगा एक्सप्रेसवे भी जा रहा है सर, जो मेरठ से और डायरेक्ट इधर इलाहाबाद तक कनेक्ट करेगा। ये 2 एक्सप्रेसवे हैं उत्तर प्रदेश में? हाँ सर, 6 एक्सप्रेसवे वैसे बने हैं सर। वही तो मैं आपसे पूछ रहा जी हूँ सर, कि एक्सप्रेसवे का पूर्वांचल नेटवर्क के बारे में कुछ जी बताइए। सर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पीछे सर हमने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 1 साल पहले इनॉग्रेशन हुआ था सर। उससे पहले सर हमारा यमुना एक्सप्रेसवे है सर, आगरा एक्सप्रेसवे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे। मुझे आप एक ब्रीफ आइडिया दीजिए। मुझे मान लीजिए मैं बाहर से आया हूँ और मुझे नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेसवे हैं, जी सर। और उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट में इस समय एक्सप्रेसवे बहुत ही अहम कड़ी है। जी सर। मैं चाहता हूं कि आप मुझे समझाइए कि उत्तर प्रदेश में किस सिरे से किस सिरे तक किस तरीके से नेटवर्क फैला हुआ है उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेसवे का, जी सर। जैसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जी सर। सर अगर हम दिल्ली रीजन से स्टार्ट करेंगे, जो हमारा एनसीआर रीजन है, यहाँ पे सर एक ईस्टर्न पेरिफेरल एंड वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवेज है सर, जो कि हमारे एनसीआर के यूपी के डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है बाकी डिस्ट्रिक्ट से, और हरियाणा के जो मेन जो सर हमारे इंडस्ट्रियल हब है उनसे कनेक्ट करता है। फिर सर अभी रिसेंटली एक दिल्ली टू मेरठ है सर। मेरठ काफ़ी इंडस्ट्रियल वो सेंटर भी है यूपी का, तो वो दिल्ली से कनेक्ट करता है सर मेरठ को। सर एक हमारा जो ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये सर चित्रकूट और जो बुंदेलखंड के रीजन है सर, चित्रकूट हो गया और बाकी सारे रीजन, महोबा और झांसी, इधर के रीजन को सर कनेक्ट करता है आगरा से सर, आगरा हाईवे जो गया हुआ है। तो सर और नोएडा और ग्रेटर नोएडा, आगरा और जो ये सेंट्रल यूपी का पोर्शन है सर, इसे कवर करता है। और आगे आने वाले में सर कौन कवर वेस्टर्न करता है? नोएडा, ग्रेटर नोएडा और सेंट्रल यूपी और को? सर ये जो ईस्ट और वेस्ट को कनेक्ट करने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे बनेगा सर, वो जो मेरठ से और इलाहाबाद, जो वो ईस्ट वेस्ट कनेक्शन के लिए होगा सर, वो भी उस पर काम शुरू हुआ है सर। ठीक है, तो छूट भी गया? मे बी पूर्वांचल, आई थिंक पूर्वांचल। आगरा टू लखनऊ? हाँ, आगरा टू लखनऊ सर, आगरा टू लखनऊ जो वेस्ट और सेंट्रल को कनेक्ट करता है सर। ठीक है। रेलवे ने एक आरोप लग रहा है कि छल किया है लोगों के साथ, सीनियर सिटीजन्स के साथ, आपने सुना? जी सर। कोविड टाइम में सीनियर सिटीजन्स को लेकर जो कंसेशन दिया जाता था उसको बंद किया गया इस नाम पर कि कोविड है।
और अब रेलवे ने कहा है कि उसको फिर से बहाल नहीं किया जाएगा। जी सर। आपको क्या लगता है, क्या रेलवे ने इस मामले में सही कदम उठाया है या इस तरह के कदम को अवॉइड करना चाहिए था? सर मेरे हिसाब से पूरी तरीके से जो हमारी सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्शन अगर सोशल सिक्योरिटी का मिल जाए तो वो एक बेहतर कदम होगा। और हम कुछ कंसेशन दे सकते थे, पूरी तरीके से रिमूव ना करके हम पार्शियली रिमूव कर सकते थे। वो तो कंसेशन ही था। हाँ सर, वो कंसेशन। जिसे हटाया गया वो तो कंसेशन था, फ्री में तो करा नहीं रहे थे। जी सर। तो सर ये 16,000 करोड़ 17,000 करोड़ के सालाना भार को कम करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। जी सर। सवाल है कि क्या सरकार अपने वरिष्ठ नागरिकों को 16,000 करोड़ रुपए का उनके लिए भार नहीं वहन कर सकती? ये तो पॉलिसी में शुरू से था। जी सर। सर शायद रेलवे का जो फिस्कल मैनेजमेंट होगा उसके तहत ये कदम उठाया गया, उनको लॉसेज ज़्यादा। नहीं, वो तो ठीक है, उन्होंने क्यों उठाया वो ठीक है। आपकी क्या राय है? सर मुझे ऐसा लगता है कि सीनियर सिटीजन को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए और इसमें हम कुछ चेंजेस करके जो कि हमारा थोड़ा जो एक्सपेंडिचर है, फिस्कल एक्सपेंडिचर, उसे कम कर सकते थे, कुछ अलग प्रोविज़न ला सकते थे। पूरी तरीके से अबॉलिश करना सर मेरे हिसाब से एक सही कदम नहीं है। ठीक है। बखीरा वन्य जीव अभयारण्य इस समय क्यों चर्चा में है? सर बखीरा इज उत्तर प्रदेश, पता एग्जैक्ट रीजन नहीं पता सर अभी। You are from Uttar Pradesh or not? यस सर। Presently you are living in Uttar Pradesh? नो सर, आई एम लिविंग इन दिल्ली। What is ODOP? सर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम। Yes. सर इसके तहत हम ये 2018 में स्टार्ट किया गया था और इसके तहत हम जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में सर स्पेशल प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं और उसको एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए एक सेंटर बनाने की कोशिश करते हैं सर। अच्छा, तो इसमें प्रयागराज में कौन सा प्रोडक्ट लिया गया है? सर ये हैंडलूम सेक्टर से रिलेटेड है प्रोडक्ट। एग्जैक्ट प्रोडक्ट का नाम बताइए क्या है? नहीं सर, प्रोडक्ट नहीं सर, मुझे पता है इसका। सर थैंक यू सर। मोबिल जी, आपका ऑप्शनल पब्लिक्स जी सर। पॉलिटिकल साइंस और IR रहा है। जी सर। आप कहाँ तक सहमत हैं कि द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बनाना एक सत्ता पक्ष का एक पॉलिटिकल कार्ड है? सर पॉलिटिकल ये सर मैं उस पर नहीं जाऊंगा, बट इतना है कि जो उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है तो ये एक तरीके से दो चीज़ों का बहुत ही इसमें रेलेवेंस रहेगा कि एक वुमेन एम्पावरमेंट है सर, दूसरा क्या है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उसको भी सर इंस्पिरेशन मिलेगी और हम उनकी समस्याओं को समझने में एक नेशनल लेवल पे जो बाकी लोग नहीं समझ पाते कि जो ट्राइब्स है और जो बाकी हैं उनका जो प्रॉब्लम्स है उसमें भी सर काफ़ी अवेयरनेस आएगी। तो मेरे हिसाब से सर ये दो मामलों में सही है सर। पॉलिटिकल आई कैन नॉट कमेंट, मे बी सम। नहीं, एक आरोप लग रहा है कि वो स्टैम्प रबर स्टैम्प राष्ट्रपति होंगे। सर मेरे हिसाब से हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को चूज़ किया है और उसमें जो प्रेसिडेंट का रोल है वो ही और सी हैज़ टू एक्ट अकॉर्डिंग टू एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो रियल पावर है सर वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में, तो प्रेसिडेंट को उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। तो सर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ये कुछ मतलब गलत नहीं है सर, अगर वे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कहने पे काम करते हैं तो ये अभी वैलिड है। श्रीलंका में जो वर्तमान राजनीतिक संकट है, जी सर। उसको लेकर के आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकते हैं? सर इसका मेन जो कारण है सर उनका जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट है, वहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे सर जैसे इलेक्शन में जो फ्रीबीज दिया, बहुत सारे वायदे किए और सर उससे भी पहले सर 2009 में जो वॉर ख़त्म हुआ था, वहाँ पे जो डोमेस्टिक वॉर सिविल वॉर चल रहा था सर, तो उसके ख़त्म होने के बाद में काफ़ी सारा फॉरेन डेब्ट लिया गया और वो टाइम टू टाइम सर रिपे नहीं किया गया। तो वो भी सर एक दूसरा रीज़न है कि बाद में जाके क्राइसिस इतना बड़ा हुआ कि वो डिफ़ॉल्ट कर गए और वो अपना फॉरेन डेब्ट पे नहीं कर पाए सर। भारत में भी तो इस तरह की चल रही है, एक पर्टिकुलर पार्टी दुनिया अपने राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए बहुत सारे चीज़ों को फ्री ऑफ कास्ट बांटने की, बिजली है, भोजन है, इस तरह की। तो क्या देर सवेर यहाँ भी स्थिति आ सकती है? सर अभी ऐसा इंडिया में सिचुएशन प्रेजेंटली तो नहीं है, बट सर इतना ज़रूर है कि फ्रीबीज को हमें सस्टेनेबल बनाना होगा। अगर फ्रीबीज कुछ ऐसे हैं जो कि एम्पावर कर रहे हैं लोगों को, जो कि उनकी इनपुट कॉस्ट या लिविंग कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ों में एफर्ट डाल रहे हैं जिससे उनका विकास हो सके, तो फ्रीबीज ठीक है सर। बट अगर वो किसी
पॉलिटिकल पर्पस से डायरेक्टली इलेक्शन में वोट के लिए कर रहे हैं तो सर शायद फ्रीबीज पे कंट्रोल होना चाहिए, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में भी हम इसका प्रोविज़न ला सकते हैं कि जिससे कि जो अनसस्टेनेबल फ्रीबीज है उनको रोक सकते हैं सर। नहीं, सरकार इसीलिए तो करती ही है, केंद्र और राज्य की जितनी योजनाएं हैं जी सर। कि आप कोई काम मत करिए, हम आपको वृद्धावस्था पेंशन देंगे, हम आपको विकलांगता पेंशन देंगे, नहीं सर, हम आपको घर बैठे भोजन देंगे, खाद्यान्न देंगे। काम करने की क्या आवश्यकता है? देर नहीं सवेर सर, यहाँ के भी व्यक्ति को वही श्रीलंका वाली स्थिति में लाने का प्रयास किया पर जा सर रहा है। जो यहाँ पे जो फिजिकल हैंडीकैप हुआ या फिर ओल्ड पर्सन्स हुआ, उनको तो सर सोशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। उनको जो वो है वो फ्रीबीज नहीं बोलेंगे हम सर। जो अगर जनरल लेवल पे कुछ इलेक्शन से पहले जैसे वायदे किए जाते हैं वो डायरेक्टली उसके अंडर आएंगे सर। बाकी तो सोशल प्रोटेक्शन ज़रूरी है सर। जो भी मार्जिनलाइज्ड है, जो भी वल्नरेबल सेक्शन है, उनको सोशल प्रोटेक्शन ज़रूरी है सर। चलिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव शब्द सुना है आपने? हाँ सर। क्या है ये? सर ये एक टाइप का प्रोग्राम है सर, जो कि हम अपना जितना भी हमने अचीवमेंट लिया है पिछले 75 सालों में उसको हम उसको गवर्नमेंट प्रेजेंट कर रही है सर, डिफरेंट प्रोग्राम्स और डिफरेंट ऑर्गेनाइज करके सेमिनार सर, जिससे हम अपनी उपलब्धियों को का ऑब्जेक्ट क्या है मनाने का? सर ऑब्जेक्ट है कि एक तो सर एक अवेयरनेस आएगी पब्लिक में कि हमने ये सारी चीज़ें अचीव की, और एक नेशनल इंटीग्रेशन होगा सर। उससे नेशनल इंटीग्रेशन होगा, ये सर मेन ऑब्जेक्टिव। चलिए, आप IR आपका ऑप्शनल पेपर है, एक अंतिम प्रश्न बता दें। भारत ने म्यांमार में घुस करके जो ऑपरेशन किया था वो कहाँ तक उचित है, और क्या ये मतलब इंटरनेशनल नियमों का उल्लंघन नहीं है? सर अगर म्यांमार के लैंड से इंडिया में इंट्रूजन हो रहे हैं तो शायद अगर हमें अपनी सिक्योरिटी और नॉर्थ ईस्ट रीजन में उसको मजबूत करना है तो सर ये स्ट्रेटेजिकली ये एक सही कदम है। और बाकी सर कंसल्टेशन, प्री कंसल्टेशन इज़ आल्सो रिक्वायर्ड। तो फिर हमारे लिए UN की सिक्योरिटी काउंसिल की, इंटरनेशनल कोर्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं रह गई। नहीं सर, जब हमें निर्णय खुद ही ले लेना है तो फिर जो इंटरनेशनल लेवल पे जो भी फोरम बने हैं तो हम वहाँ भी तो शिकायत कर सकते थे उनकी, लेकिन हमने खुद डिसीजन लिया। मतलब अगर आप हमें मारेंगे तो हमें भी आपको मारने का राइट है कि मुझे थाने पर जाना चाहिए, आपके विरुद्ध FIR करानी चाहिए? नहीं सर, थाने पे जाना चाहिए, पर सर देयर इज ऑल्सो सेक्शन 96 राइट टू सेल्फ डिफेंस। तो अगर सेल्फ डिफेंस में आप कर रहे हैं तो वो एक सही कदम होगा। सेल्फ डिफेंस IR में कहाँ अभी की बात आ रही है? नहीं सर, भारत ने जो म्यांमार में उसके क्षेत्र में घुस करके किया, इसको आप कहाँ तक जस्टिफाई करेंगे? सर स्ट्रेटेजिकली मेरे हिसाब से ये सही रहेगा सर, पर प्री कंसल्टेशन अगर बायलैटरली हो जाए तो वो भी सर। हम उनसे पूछेंगे कि आप क्या आ रहे हैं करने? नहीं सर, कंट्री जो है सेक्रेट कुछ ऐसे एग्रीमेंट कर लेती है कि अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो दोनों तरफ। वो तो हमेशा मना करेंगे, जो करता है वो तो हमेशा कहता है कि हमारी भूमि से। पाकिस्तान ने कभी स्वीकार किया कि उनकी भूमि से आतंकवादी गतिविधियाँ ऑपरेट की जा रही हैं? इस मोरली सर इट मे बी रोंग, बट सर स्ट्रेटेजिकली ये सही है, और हमें क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को प्रोटेक्ट करना है सर, तो मेरे हिसाब से वो एक सही कदम है सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। बोबेल जी, आप प्रधानमंत्री रिलीफ फंड, जी सर। ये कब शुरू किया गया, उसका पर्पज़ क्या है? सर ये कोरोना पेंडेमिक के टाइम पे स्टार्ट किया गया था, और सर इसका बेसिक पर्पज़ है कि हमारा जो अनफोर्सिन सिचुएशन आगे रहेंगी और जो कोविड के हेल्थ मैनेजमेंट से रिलेटेड, और जो स्पेशल जो फैसिलिटीज़ दी जाएंगी कुछ ऐसे लोगों को जिनके कोविड में सर के कारण डेथ हो गई, या फिर बाकी उनके जो चिल्ड्रंस होंगे उन सबको जो सर सुविधाएं दी जाएंगी, तो उसके लिए सर इसको हमने बनाया था। और कहाँ उपयोग किया गया इसका? सर कोरोना टाइम पे सर इस फंड से एक्सपेंडिचर बहुत बार जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है उन्हें इम्प्रूव करने में किया गया है सर। जैसे जो ICUs। वैक्सीनेशन में भी कुछ उपयोग हुआ इसका? सर उसका मुझे आइडिया नहीं है सर इतने भी। अच्छा, ये बताइए कि भारत और पाकिस्तान का रिलेशन है। जी सर। क्या कुछ वैसी ही समस्या रशिया और यूक्रेन की नहीं है? सर दोनों को हम एक पर्सपेक्टिव में नहीं देख सकते, क्योंकि सर यूक्रेन और जो रशिया का रिलेशन है और इंडिया और पाकिस्तान का, दोनों एक डिफरेंट चीज़ें हैं सर। पहले तो इंडिया और पाकिस्तान जो है सर वो एक वन नेशन थे सर 1947 से पहले, और वो सदियों से थे सर।
तो उसका कंपैरिजन हम यूक्रेन से कर भी नहीं सकते, क्योंकि यूक्रेन और रशिया पहले से सर एक वन नेशन नहीं रहे हैं, तो नहीं, दोनों कंडीशन अलग है सर। 92 के पहले क्या था? सर बट उससे अगर हम पिछले हिस्ट्री में जाएंगे तो जब से यूएसएसआर बना तब से ही, नहीं, आप पीछे कहाँ तक जाएंगे तुम? बट सर उसी की वजह से कल्चरल और जो बाकी लिंकेज होते हैं, जो इंटीग्रेशन होता है वो उसी बेसिस पे होता है सर, क्योंकि लोगों के डिफरेंसेस जब आ जाते हैं किसी रीजन में और किसी मेन लैंड में, तो वो सर हिस्टोरिकल और बाकी जो इश्यूज होते हैं उसी से होते हैं सर। क्योंकि यूएसएसआर जो फॉर्मेशन हुआ था वो विलिंगनेस नहीं थी एक कि हर कंट्री सर, वो यूएसएस जो रशिया था उसने एक क्रिएट किया हुआ रीजन था सर, तो वो हम उसे नेचुरल इंटीग्रेशन नहीं बोलेंगे। इंडिया पाकिस्तान नेचुरली इंटीग्रेटेड थे सर। अच्छा, भारत और अमेरिका के भी अच्छे रिश्ते हैं, जी सर। भारत और रशिया के भी अच्छे रिश्ते हैं, जी सर। लेकिन भारत रशिया के साथ ज़्यादा सहज महसूस करता है अपने को जी सर। और अमेरिका के साथ नहीं। ऐसा कारण क्या है? एक तो ये सर जो हमारा पिछला 75 ईयर्स का जो पूरा बैकग्राउंड रहा है उसमें सर जिन जिन इंस्टेंस पे रशिया ने इंडिया को हेल्प किया है। दूसरा सर हमारे एक्सचेंजेस ज़्यादा रहे हैं रशिया की तरफ, और आइडियोलॉजिकल जो हमारा सर बैकग्राउंड है वो रशिया से सोशलिज्म में काफ़ी मिलता जुलता है। पॉलिसी हमारी जो सेंट्रल प्लानिंग है सर, और जो रशिया में प्लानिंग है, तो उनसे काफ़ी हद तक हम मिलते हैं। और ये सर यूएसए के केस में ये हमारा नहीं था, बट अभी धीरे धीरे हम अलाइन कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है वो सर दोनों शेयर करते हैं, और बाकी सारे जो चाइना के अगेंस्ट जो अभी, तो दोनों के इंटरेस्ट अलाइन हो रहे हैं सर। तो अभी धीरे धीरे हमारा अलाइनमेंट यूएसए की तरफ भी सर बढ़ रहा है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, प्रधानमंत्री ने कभी कहा था कि नो इफेक्ट नो डिफेक्ट। इसका क्या मतलब? सर ये कि हमें ऐसे प्रोडक्ट करने चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट बनाने चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में जिनमें कोई डिफेक्ट ना हो, और इफ़ेक्ट मतलब सर कोई इन्वायरमेंटली वो कोई हार्म ना करे। और मेक इन इंडिया जैसे का क्या मतलब है? सर मेक इन इंडिया से हमारा मतलब है कि हमें जो इंडिजीनियस प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसे स्ट्रेंथन करना है, उसको बढ़ावा देना है। पर्पज क्या है? सर पर्पज़ इंडिया को एक मैन्युफैक्चर हब बनाना है सर वर्ल्ड का। और आत्मनिर्भर बनाना नहीं? आत्मनिर्भर बनाना भी है सर, जो ऐसे हब बनेगा तो ऑटोमेटिकली इट विल बिकम सेल्फ रिलायंट। ठीक है बॉबी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बैठिए। बॉबिल, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, थैंक यू सर। कोई डाउट नहीं। कौन सा अटेम्प्ट है ये आपका? ये सर 4th अटेम्प्ट। इंटरव्यू पहली बार दे रहे हैं? सेकंड सेकंड दे रहे हैं। पिछली बार कितने मार्क्स? 63 सर। तो इस बार तो आप काफ़ी तैयार लग रहे हैं और इस बार शायद संघर्ष खत्म कर ही देंगे। थैंक यू सर। ठीक ट्राई है। करूँगा। एसडीएम में कितने पोस्ट हैं इस बार? सर 52 है। हाँ, तो फिर तो बन ही जाएंगे। 52 तो काफ़ी। कुछ एक ही सुझाव है मेरे ख्याल से, हम सारे लोग उस पर सहमत हैं। पहली चीज़ कि आपको मैंने नोटिस किया कि आप कभी कभी बात करते हुए अपने होठों को दबा रहे हैं इस तरह से। ये दिखा रहा है कि आप थोड़े से नर्वसनेस को दूसरे तरह से टैकल कर रहे हैं। मत कीजिए। और जब आप बहुत ठीक चल रहे होते हैं तब नहीं करते। जहाँ आप थोड़े फंसते हैं तो आप बाद में ऐसा करना शुरू करते हैं। तो आपको एक तो इसको केयर करना चाहिए जितना हो सके। दूसरा, आपके हैंड मूवमेंट्स थोड़े से जैसे इस तरह से मत रखिएगा, ये बहुत इनफॉर्मल तरीके से, मतलब घुटने को पकड़ना नहीं है, थाई पर रखना है, फॉर्मल लगे। तो आपके हैंड मूवमेंट ऐसे बहुत ज़्यादा चल रहे थे, हाथ मतलब आप समझाने की चेष्टा में थे। ठीक है। बाकी कुछ जगहों पर मुझे लगा कि आप अनावश्यक रूप से अटेम्प्ट ले रहे हैं जहां आपको अटेम्प्ट नहीं लेना चाहिए। इस बात का ईगरनेस मत रखिए कि आप हर एक सवाल को अटेम्प्ट करेंगे। हालांकि ऐसा कम जगहों पर है, एक आध जगह पर ही ऐसा लगा कि आप बहुत आगे बढ़कर बीच में थोड़ा सा गिव अप कर रहे हैं सवाल में। अदरवाइज आप टैकल कर रहे हैं। ठीक है। तो बाकी तो मुझे बहुत अच्छा लगा हर तरीके से। यही एक आध चीज़ें हैं।
अपने पैर का भी पोस्चर ध्यान रखिए, जैसे अभी आप बैठे हुए हैं, हाँ ये होना चाहिए, ठीक है। कोट का बटन आप चाहें तो खोल सकते हैं, वैसे ऑकवर्ड नहीं लग रहा था, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बंद कीजिएगा तो शायद वो कॉमन सेंस पर सवाल उठ जाएगा। तो बैठते टाइम बंद कर, बैठते टाइम खोल दीजिए, ठीक है सर। ठीक है, बंद करके आइए, लेकिन बैठते टाइम एक ही बटन बंद कीजिएगा, बैठते टाइम उसको एक बटन। ओके सर। इतनी गर्मी में अगर आप पूरा पैक होके जाइएगा तो शायद थोड़ा सा गर्मी भी लगता ही है सर वहाँ पे। बहुत अच्छा रहा आपका। बस हाथ का मूवमेंट सर ने बताया, सामने से आपसे अपने थाई पे रखना है और पीछे रखिए और सीधे बैठना है। सर के कुछ उस आंसर का उत्तर देते समय आप सर की तरफ देख नहीं रहे थे, तो मतलब आप जैसे कुछ सोच के बोल रहे हो। सर ने कहा कि नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, या फिर सॉरी बोल के। हर क्वेश्चन का उत्तर देना जरूरी नहीं। अगर आप सेकंड में या फ्रेम कर ले रहे हैं कि इसमें हम फंस सकते हैं, तो सर पढ़ा तो है, याद नहीं आ रहा है, आगे बढ़ सकते हो। बाकी बहुत बढ़िया है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप डिफेंड बहुत अच्छा किए हैं आंसर्स को, थैंक यू सर। प्रॉब्लम को भी बहुत अच्छे से डिफेंस किए हैं सर। नहीं, इनकी कहने का मतलब है कि जो सवाल आपसे पूछ रहा है उसी की ओर आपकी निगाह होनी चाहिए, जी सर। इधर उधर नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, थोड़ा हमने जो ऑब्जर्व किया कि थोड़ा तो आप ऐसे झुक कर बैठ रहे हैं थोड़ा सा, और चेहरे पर जैसे नैराश्य भाव, ओके सर। थोड़ा सा चमक भी रहनी चाहिए, और मतलब अभी काली नैराश्य भाव और थोड़ा सा मुस्कुराहट का मिला जुला रूप। ओके। एकदम ऐसे कि दिनहीन होकर न बैठिए, थोड़ा सा उत्साह लगे, युवा हैं आप, ये अपेक्षा की जाती है, और सवालों को अपने बढ़िया उत्तर दिया है, तो हम लोगों का ये विश्वास है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। करंट अफेयर्स को ब्रशअप कर लीजिए एक बार, ठीक है, मतलब कोई बड़ी चीज़ नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।